है गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखना, जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि आपका 10 नवंबर से आपका फाइनल एग्जाम का तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि आज आपका 10 नवंबर आवाज से आप लोग का सारे विषयों का कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का एग्जाम की तैयारी काफ़ी बेहतर ढंग से स्टार्ट कर दी गई है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और सारे 10 सेट को देखना। और आपका इस वीडियो हम लोग देखने वाले विषय विज्ञान कक्षा 10वीं के लिए, जो कि आपका 7:30 बजे डेली शाम को आने वाला है, जो कि आपका 10 नवंबर से आपका 20 नवंबर तक आपका 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग कराने वाले। उसके बाद हम लोग अलग तरीके से एग्जाम की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम लोग 10 सेट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कहीं और देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं विषय विज्ञान का, जो कि आपका डेली 7:30 बजे शाम को आने वाला चाहिए, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग वीडियो में सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलने और तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर हम लोग बिना समय के बाद क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका ऑब्जेक्टिव का। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों को देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न बोलता है ऑब्जेक्टिव का, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, यानी कि जो ध्वनि होती है उसकी चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है आपको बताना। तो ऑप्शन दिया गया आपके पास, वायु में, जल में, लोहा में या फिर निर्वात में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहा में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्वनि की बात की जा रही है। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई आपसे पूछा है, तो ऑप्शन देगा पास वोल्ट है, एम्पियर, ओम या फिर वार। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एम्पियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको कि विद्युत धारा को ए से डिनोट किया जाता है, आप लोग इस चीज को भी याद रखना, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतर तैयारी करा दीजिए, एक भी क्वेश्चन को बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका विद्युत धारा का प्रतीक होती है, यानी कि विद्युत धारा जो होती है उसकी प्रतीक क्या होती है, इसको प्रतीक होती है आई से, हम लोग इसे डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, दर्पण में वस्तु की छवि उल्टी बनती है। किस दर्पण में, जो ऐसा कौन सा दर्पण जिसमें वस्तु की छवि जो उल्टी बनती है आपको बताना। तो ऑप्शन दिया के पास, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या फिर इनमें से सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवतल दर्पण में आपका छवि जो है उल्टी बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, आँख का वह भाग जो प्रकाश को नियंत्रित करता है, यानी कि जो प्रकाश को नियंत्रित करता है उसको क्या बोलते हैं, आँख का भाग को बताना, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए पास, रेटिना बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, फिर लेंस बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइरिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम प्रश्न संख्या 6 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका, जल का विद्युत अपघटन करने पर प्राप्त होता है, यानी कि जब जल का विद्युत अपघटन किया तो हमें क्या प्राप्त होता है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, दिया गया है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे ना क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, अम्ल का स्वाद होता है, यानी कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है आपको बताना। तो ऑप्शन देखिए पास, कड़वा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है, नमकीन होता है। तो आप लोगों को पता होगा अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है ना। और अगर बात की जाए क्षार का, तो क्षार का जो होता है कड़वा होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3, ठीक है। तो आगे हम प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका, मानव शरीर में ऊर्जा स्रोत है, यानी कि मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका, पौधे भोजन बनाते हैं, यानी कि पौधे भोजन किससे बनाते हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया गया पास, मिट्टी से, सूर्य के प्रकाश से, जड़ों से या फिर पानी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य के प्रकाश से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, यानी कि जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित हो जाता है पथ से अपने, तो किस कारण से होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन दिया के पास, दर्पण से परावर्तन के कारण, माध्यम बदलने से, रंग बदलने से, फिर तापमान बदलने से। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माध्यम बदलने से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न संख्या 12 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका, बल का एसआई मात्रक, यानी कि बल जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है बताना। तो न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको कि एन से डिनोट किया है तो आपको पता होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका, पृथ्वी पर
गुरुत्व त्वरण का मान है, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है वो बताना। तो 9.8 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे में प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका तांबा और टीन मिलाकर बनता है, यानी कि तांबा और टीन मिलाकर आपको क्या बनता है वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया आपके पास, पीतल बनता है, कांसा बनता है, स्टील बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांसा बनता है तांबा और टीन को मिला करके, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 बोलता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ऑप्शन दिया के पास ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किस में होता है को बताना है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, ऊष्माशोषण अभिक्रिया में, दोनों में किसी में नहीं। तो यहाँ पे क्या बोला है ऊर्जा का शोषण, ठीक है, ऊर्जा का शोषण। तो यहाँ पे क्या है ऊष्माशोषी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो दोनों का, है ना, ऊर्जा का अवशोषण और यहाँ पे ऊष्माशोषी, ठीक है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो सारे सब्जेक्ट का इसी चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलना और एग्जाम की तैयारी काफ़ी ज़्यादा बेहतर ढंग से होने वाला है आप लोगों का, और आप लोग एग्जाम में तहलका मचाने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपका विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है आपको बताना है। प्रतिरोध का इकाई कुछ होता है ओम होता है, जिसको कि यहाँ पे ओम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, आप लोग को पता होगा। तो आगे क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 बोलता है आपका मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। मानव हृदय में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, है ना, 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करते हैं। ओजोन परत जो होता है आपको किससे हमारी रक्षा करते हैं। जो सूर्य के प्रकाश से जो निकलता है पराबैंगनी किरण, उसी से हमारा रक्षा करता है कौन, ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है बिजली का आविष्कार किसने किया था। बिजली का आविष्कार बताना कि किसने किया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है तो बताना। तो CO2, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आगे में क्वेश्चन नंबर 22 को देखने वाला क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है आपका पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जाइलम के द्वारा इसका जल का परिवहन होता है पौधों में, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपका रुधिर का तरल भाग कहलाता है। रुधिर का जो तरल भाग होता है उसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताकि हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है आपका पृथ्वी पर जीवन का आधार कौन है। पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है आपको बताना था, जल, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे में क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है आपका मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है आपको बताना था। किडनी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है आपका जल में घुलने पर अम्ल देते हैं, यानी कि जल में जब अम्ल घुला जाता है, अगर आप मान लो जल है उसमें अगर आप अम्ल घोलते हो, ठीक है, तो ये कौन सा आयन देता है आपको बताना। H+ आयन देता है, ठीक है, H+, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन 27 बोलता है आपका बायोगैस का मुख्य घटक होता है, यानी कि बायोगैस जो है उसका मुख्य घटक क्या होता है आपको बताना था। मीथेन गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन 28 बोलता है आपका बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, यानी कि बिजली का जो बल्ब होता है आपका किस धातु का फिलामेंट इसका बना होता है वो बताना, ठीक है। जो कि आपका बहुत ही दिनों तक हो जाता है, कितना भी गर्म कर देगा गलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है क्वथनांक जो है, यानी कि क्वथनांक जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसके कारण नहीं जलता है ना। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है आपका प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण होती है उसमें कौन सी गैस निकलती है जो कि हम लोग गैस लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, O2। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न को देखें, तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है आपका पौधों में लैंगिक प्रजनन का भाग है। तो पौधों में जो लैंगिक प्रजनन का भाग होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले, तो अभी आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबसे पहले मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलने वाला है। और यहाँ पे टोटल 10 सेट आपको मिलने वाला है, ठीक है। डेली आप लोगों को 7:30 बजे आप लोगों को फिर से मैं टाइमिंग बता दे रहा हूँ, 7:30 बजे आपको साइंस का मिलने वाला है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का जब अपलोड होगा उसमें टाइमिंग बता दिया जाएगा बाकी सब्जेक्ट का आपको कितने बजे मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद 2-2 मार्क्स हम लोग देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम 3-3 मार्क्स से प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो 2-2 मार्क्स वाले हम टोटल 5 प्रश्नों को देखने वाला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यानी कि 2-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कुछ इसी तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा आपका फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो 2026 का तैयारी अभी से आपका स्टार्ट कर दोगे तो आपका काफ़ी बेहतर आप लोग रिजल्ट कर पाओगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना और यहाँ पे इस चैनल से जुड़े रहना ताकि आप लोग का एग्जाम का तैयारी काफ़ी बेहतर ढंग से हो जाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए फिर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलता है आपको संयोजन अभिक्रिया क्या है। काफ़ी तक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान से देखना और सारे के सारे सब्जेक्टिव आंसर को काफ़ी आसान भाषा में लिखा गया है ताकि आप लोगों को पढ़ते ही समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे उत्तर देख सकते तो लिखा गया आपका संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो क्या पढ़ो 2 या 2 से पदार्थ मिलकर, ठीक है, पदार्थ आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का यानी कि सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, यह एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार से पदार्थों का जुड़ना यहाँ पे लिखा भी गया है, यह एक प्रकार के पदार्थों का जुड़ना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझो आप लोग, मान लो आपके पास कार्बन है, यहाँ पे क्या जोड़ दिया, इसमें O2 जोड़ दिया, यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास CO2 बनेगा। यहाँ पे कितना पदार्थ जुटा है, यहाँ पे सबसे पहला देखो C है, उसके बाद यहाँ पे O2, यहाँ पे 2 पदार्थ जुट करके कितना पदार्थ का एकल उत्पाद यानी कि एक पदार्थ का उत्पादन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखो, यहाँ पे अभिकारक जो बोला गया आपका अभिकारक का मतलब है जो कि आपका तीर के निशान का पहले वाला भाग है। ये जो आपका C+O2 है आपका अभिकारक हो जाएगा, तीर के निशान का पहले वाला भाग अभिकारक। उसके बाद यहाँ पे जो है तीर के निशान का उधर वाला उत्पाद हो जाएगा, यहाँ पे जो उत्पाद का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो हमारे शरीर में है उसका क्या कार्य आपको बताना है। तो उत्तर दिया गया आपका हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। क्या करना है, ऑक्सीजन का परिवहन करना है, ठीक है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना है। यह लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, ठीक है। क्या एक प्रोटीन है, कौन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है। जो क्या करता है, अपने फेफड़ों से ऑक्सीजन को अपने साथ बांध लेता है और फिर इसे शरीर के सभी ऊतक और कोशिकाओं तक पहुंचाता है ताकि यहाँ ऊर्जा उत्पादन के लिए श्वसन की प्रक्रिया पूरी हो सके। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को 2 मार्क्स वाले प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका एम्पियर की परिभाषा दे। एम्पियर जो आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, ठीक है। तो इसका परिभाषा आपको देना है, ठीक है। तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। जब किसी विद्युत परिपथ में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलाम पर आवेश प्रभावित होता है, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रभावित होता है तो उस परिपथ में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा गया है, 1 सेकंड में अगर 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहें हम लोग, होने वाली विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है। यह विद्युत धारा की दर को मापता है, यानी कि क्या करता है, विद्युत धारा की दर को मापता है, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है जीवाश्म क्या है। जीवाश्म क्या है आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे उत्तर यहाँ पे दिया गया, जीवाश्म लाखों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद मृत जीवों और पौधों के बचे हुए कठोर अवशेष या उनके द्वारा छोड़े गए निशान होते हैं। ये आमतौर पर चट्टानों में दबे मिलते हैं और ये हमें इस बात का प्रमाण देते हैं कि समय के साथ जीवों का विकास कैसे हुआ है और उनका जीवन कैसा था, ठीक है। तो काफ़ी आसान भाषा में आप लोगों के लिए आंसर को लिखा गया, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका 2 मार्क्स वाला लास्ट प्रश्न है, उसके बाद हम 3 मार्क्स वाले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया आपका लिखा गया बोला गया आपका आयनिक यौगिक का गलनांक अधिक क्यों होता है। जो आपका आयनिक यौगिक होता है उनका गलनांक जो है अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है आपको बताना है, ठीक है। आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होने का कारण यह है कि इनमें विपरीत आवेश वाले आयनों के बीच बहुत मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। इस मजबूत बल को तोड़ने के लिए इन यौगिकों को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ती है, जिसके कारण इनका क्या होता है, गलनांक जो है अधिक होता है, ठीक है। काफ़ी ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं, आप लोग इस चीज़ को याद नहीं रखो क्वेश्चन नंबर 5 को तो भी चलेगा, ठीक है, अगर नहीं पूछा जाता है चीज़। चलिए फिर उसके बाद हम 3 मार्क्स वाले प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें बोलता है सबसे पहला प्रश्न, अम्ल और क्षारक के बीच 3 अंतर लिखिए। जब का अम्ल है और क्षारक है इन दोनों के बीच क्या करना, 3 अंतर को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखा गया है, यहाँ पे देख सकते तो लिखा गया आपका अम्ल और क्षारक के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा यहाँ पे अंतर दिया गया है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इस चीज़ को जरूर लिखना है जब आप लोग अंतर लिखोगे दोनों के बीच, ठीक है। जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है, यानी कि लाल से नीला कर देता है कौन, क्षारक।
जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तीसरा, जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो क्या कर देते हैं, H+ आयन देता है, जैसे कि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न था हाइड्रोजन आयड, है ना। यहाँ पे उसके बाद लिखा गया है क्षारक में, जबकि क्षारक जल में घुलने के बाद क्या देते हैं, OH- आयन प्रदान करते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना जरूर कि आगे आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपका बुक से है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपका पूछा था, ठीक है, VVI प्रश्न है। तब उत्तर में लिखा गया आपका स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हरे पौधे हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, हरे पौधे हैं। इसके विपरीत विषमपोषी पोषण का हम लोग देखने वाले हैं। विषमपोषी पोषण में लिखा गया आपका विषमपोषी पोषण में जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो डायरेक्टली रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से क्या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण मनुष्य दिया गया है, ठीक है। मनुष्य जानवर हो गया, फफूंदी हो गया। अब आप लोगों को सोच रहे होगा कि मनुष्य यहाँ पे क्यों दिया है। मनुष्य तो स्वयं भोजन बनाते हैं, लेकिन जो भोजन बनाते हैं मनुष्य तो दूसरे चीज़ों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। जैसे कि आप लोग के घर यहाँ पे मान लो चावल बन रहा है, तो चावल यहाँ से कहाँ से आपको मिला, पेड़ पौधों से ही मिला चावल, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, मनुष्य भी क्या होते हैं, विषमपोषी पोषण करते हैं, ठीक है। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से आप लोग क्या समझते हैं, इसके 2 अनुप्रयोग को लिखिए, ठीक है। तो इसके हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वह घटना है जिसमें जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, उसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ तक आप लिख दोगे तभी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरे शब्दों में आप लोग जो भाषा में आप लोग समझ सको उस चीज़ को भी आप लोग को लिखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में भी लिखा जाता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। दूसरे शब्दों में यहाँ पर लिखा गया है बहती हुई बिजली चुंबकत्व पैदा कर सकती है। यानी कि अगर आप मान लो कोई चालक है, इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो विद्युत धारा अगर प्रवाह होता है, इसके बीच चारों बगल क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। विद्युत चुंबकीय बनाने में जिसका उपयोग क्रेनों में भारी लोहे की वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है और विद्युत घंटी तथा विद्युत मोटर के संचालन में किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 को देते काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अभी का क्या VVI प्रश्न है। तो लोग ये सारे क्वेश्चन का आप लोग कॉपी भी लिख लेना, ठीक है, जो मैं आप लोग को VVI बता रहा हूँ, ठीक है। तो व्यंजन चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और 2 उपयोग लिखे, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। यहाँ पर दिया गया व्यंजन चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इस चीज़ पे आप लोग को ध्यान नहीं देना, यहाँ पे गलती से आ गया, ठीक है। COCl2 इसका होता है सूत्र, है ना, COCl2 होता है। और क्या होता है यहाँ पे रासायनिक नाम इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, CaCl2 होता है, ठीक है। यह एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है। क्या है, एक महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक है जिसके कई उपयोग है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 2 मुख्य उपयोग। पहला, वस्त्र उद्योग में सूती और लिनन कपड़ों के विरंजन, यानी कि यहाँ पर रंग चढ़ाने यहाँ पे होना चाहिए था, रंग चढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्या विरंजन करने के लिए, यानी कि रंग को चढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरा उपयोग यहाँ पे लिखा गया, यह पीने के पानी में मौजूद जीवाणुओं को मारकर पानी को साफ करने का काम करता है, जिससे वह पीने लायक बन जाता है। यानी कि जब आपका पानी गंदा है उसमें अगर आप विरंजन चूर्ण कभी डाल देते हो तो क्या हो जाता है, पीने लायक पानी वो बन जाता है, ठीक है। तो आपका 2 उपयोग थे विरंजन चूर्ण के। यहाँ पे सूत्र भी दिया गया CaCl2, आप लोगों को इस चीज़ को भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है विरंजन चूर्ण का सूत्र। और रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है, जिसका कि रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखना। केवल आप लोग यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे सूत्र याद रखो CaCl2, इसी से आप लोग बोल सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन के बगल में यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि O लग गया है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऑक्सीक्लोराइड पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न को क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, हम ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की ओर अधिक क्यों ध्यान दे रहे हैं।
पारंपरिक जो स्रोत है ऊर्जा की उसकी तरफ हम लोग अधिक ध्यान दे रहे हैं। क्यों ध्यान दे रहे हैं अधिक, आप लोग को बताना है। तो इसको हम लोग उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तर लिखा गया पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की ओर अधिक ध्यान देने के कई कारण है। कितने कारण है? कई कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे ये स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। यानी कि अभी जो हमारा ऊर्जा के स्रोत पर हम लोग किस भी आश्रित हैं, या तो पेट्रोलियम पे या फिर कोयला पे। हम लोग पारंपरिक पे अभी कम ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी हमारे पास मौजूद हो जा रहा है कोयला पेट्रोलियम। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास पेट्रोलियम और कोयला नहीं होगा। उस समय आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करना, यहाँ पे क्या बोला गया है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया आपका पेट्रोलियम जैसे ये स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनका भंडार समाप्त हो सकता है। क्या हो सकता है? इनका जो भंडार है समाप्त हो सकता है। दूसरा कारण यहाँ पे दिया गया, इन स्रोतों के अत्यधिक उपयोग से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग जैसे कि आप लोग गर्मी में अधिक धूप लगना है ना, उत्पन्न होती है। इसलिए भविष्य की ऊर्जा ज़रूरतों और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें और ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था आप लोग का 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव, 3 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव। ठीक है, तो अभी आप लोग मन में सवाल है, मैं यहाँ पे 5 मार्क्स वाला प्रश्न नहीं करा रहा हूँ। क्यों नहीं करा रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आपका जो जैक बोर्ड है आपका गिना चुना है क्वेश्चन पूछता है। जैक बोर्ड आपका जो है गिना चुना क्वेश्चन ही पूछता है आपका 5 नंबर वाला। तो मैं आप लोगों को क्या सोचा हूँ कि आप लोगों को मैं एग्जाम के समय ही कुछ क्वेश्चन दे दूंगा 5 मार्क्स वाला, और यकीन है कि उसी क्वेश्चन से आपका उन्हीं सारे क्वेश्चन उत्तर के साथ आपका सेम टू सेम हूबहू देखने को आपका एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को घबराना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को। तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर और इस वीडियो को लाइक कर देना। और दूसरा सब्जेक्ट का भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको में से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर देना इस वीडियो को। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, सेट टू आपका कल मिल जाएगा।